हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस। आप लोगों के सामने हम लेके आए हैं बीएससी एग्रीकल्चर के थर्ड सेमेस्टर का पेपर 2023 का। सब्जेक्ट की नाम की बात किया जाए क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फर्स्ट खरीफ क्रॉप। तो हम लोग बात करते हैं पेपर का जो समय सीमा होता है वो 3 घंटे का होता है। 50 नंबर का पेपर होता है। तो पेपर से दिया जाता है सेक्शन में बटा होता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी 3 खंडों में बटा होता है। तो हम लोग बात करते हैं सेक्शन ए में। देखा जाए तो जिसमें कि 5 क्वेश्चन दिया रहता है और पाँचों को पाँचों करना होता है। प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होता है और इसको 100 शब्दों में लिखना होता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ले लगाना यानी कि पडलिंग। पडलिंग एक शब्द है। पडलिंग एक शब्द है जिसका उपयोग हम लोग कीट के व्यवहार या कृषि धातु विज्ञान के लिए मिट्टी में तैयार करने की प्रक्रिया का वर्णन किया जाता है। पडलिंग एक शब्द है जो कीटों के व्यवहार या फिर कृषि के धातु विज्ञान के लिए मिट्टी में तैयार करने की प्रक्रिया का वर्णन किया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पडलिंग कहते हैं। अब धान में जस्ता की कमी, जिंक डिफिशियंसी इन राइस। तो हम लोग देखते हैं धान में जस्ता की कमी अगर होती है, जिंक की कमी होती है तो उससे क्या होता है में देखें विकास, उसका विकास रुक जाता है। क्या होता है, विकास रुक जाता है। अगर उपज होता है तो कम उपज होता है। कम उपज अगर ज़्यादा मात्रा में अगर हम लोग जिंक की कमी अगर कर देते हैं धान की खेतों में तो क्या होता है, मृत्यु पौधों की या फिर क्रॉप की मृत्यु भी हो जाती है। अगर ज़्यादा मात्रा में जिंक की कमी हो जाती है तो उसकी मृत्यु भी हो जाती है। और उसमें जो युवा पत्ती होती है, मतलब नई पत्तियां जो होती हैं उसके रंग जो होते हैं लाल हो जाते हैं, लाल रंग के धब्बे हो जाते हैं। जो पत्ती का सिरा होता है जो वो सफ़ेद रेखा की तरह दिखाई देने लगता है। और पत्तियां क्या होती हैं, ब्लेड की तरह, ब्लेड की आकार की छोटा हो जाती हैं, ब्लेड की आकार की तरह छोटा छोटा हो जाती हैं, जिसे हम लोग कहते हैं जिंक की डिफिशियंसी के कारण होती है। और देखें उसमें अगर कमी की बात करते हैं तो उपज जो होता है हम लोगों का 10 से 60% तक की हानि होती है। क्या होती है, जहाँ हम लोगों का हार्वेस्टिंग हम लोग 100 के जी का करते थे, वहाँ से हम लोगों को 10 से 60% की हानि होती है, यानी कि मतलब कल्टीवेशन हम लोग का 40% ही होगा। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं पेगिंग की, यानी कि अधिकीलन क्या होती है। तो ये पेगिंग किस में की जाती है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो ये किस में की जाती है, मूंगफली में। किस में की जाती है, मूंगफली में। तो मूंगफली में क्या होता है, भ्रूण, जो पौधे के भ्रूण होते हैं मिट्टी की ओर बढ़ते हैं। मतलब जो ऊपरी सतह होती, ऊपरी सिरा होती है वो क्या होते हैं, मिट्टी की तरफ जाती हैं, मिट्टी की तरफ बढ़ती हैं, मिट्टी की तरफ घिंचती हुई चली जाती हैं और उसमें प्रवेश करने की प्रक्रिया है। क्या है, प्रवेश करने की प्रक्रिया है। ये किस में किया जाता है, मूंगफली में। और आता है टॉपिंग। तो हम लोग टॉपिंग की बात करें तो ये तो शीर्ष कलिका नाम से ही पता चल जा रहा है। तो ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें पौधों के विकास और आकार को नियंत्रित करते हैं। क्या करते हैं, आकार को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, उसके ऊपरी हिस्से को काट दिया जाता है। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो उसको क्या, एक ऐसी तकनीक है जिसमें हम विकास और आकार को नियंत्रित करते हैं। मतलब उसकी ग्रोथ अगर ज़्यादा हो जाती है तो उसको हम लोग ऊपर से काट देते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, टॉपिंग करते हैं। या फिर उसको नियंत्रित करते हैं, ज़्यादा ऊंचाई उसको बढ़ने नहीं देते हैं, जिसे हम लोग टॉपिंग करते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी में देख लेते हैं तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, जिसमें 6 क्वेश्चन दिया रहता है, जिसमें हम लोगों को 4 क्वेश्चन करना होता है और 5-5 नंबर का क्वेश्चन होता है और 200 वर्डों में करना होता है। तो हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन, गिव क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप एंड डिस्क्राइब इन वेरियस ग्रोथ स्टेज। मक्के की फसल का वर्गीकरण कीजिए और इनकी विभिन्न मृदा अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। अगर हम लोग मेज की क्लासिफिकेशन देखा जाए, मेज की क्लासिफिकेशन हम लोगों को करना होता है। तो मेज का क्लासिफिकेशन 7 प्रकार के होते हैं। मेज कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं। डेंट कॉम या फिर फ्लिंट कॉन, फ्लोवर कॉन, और आप लोगों ने सुना होगा पॉप कॉन,
स्वीट कॉर्न एंड वैक्स कॉर्न। तो हम लोग बात करते हैं इसके 7 प्रकार के कॉर्न मेज होते हैं, मक्का होते हैं। और उसके बाद इसके फैमिली की बात करते हैं। तो फैमिली की बात करें तो पोएसी फैमिली का होता है। इसकी जीनस की बात करें तो जिया होता है। इस स्पीशीज की बात करें तो जिया मेज होता है। और इसके क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो 2n20 होता है। अब इसके बाद में ग्रोथ के बारे में हम लोग जानते हैं। इसके वेरियस ग्रोथ, डिस्क्राइब इट वेरियस ग्रोथ स्टेज, इसके कितने स्टेज में इसका ग्रोथ होता है। तो इसका स्टेज मैक्सिमम 3 प्रकार से होता है, यानी कि 3 स्टेज में होता है। पहला जर्मिनेशन के समय होता है, और दूसरा लीफ डेवलपमेंट होता है, और तीसरा स्टेम इनुलेशन होता है। पहले में जर्मिनेशन की हम लोग बात करते हैं तो मक्के की वृद्धि का पहला चरण होता है, यानी कि सबसे जर्मिनेशन के समय जब पौधा निकलता है तो वो पहला चरण होता है। उसके बाद हम लोग लीफ का डेवलप, पौधे में पत्तियों का विकसित होता है, मतलब पौधे जो होते हैं उसमें पत्तियां निकलने लगती हैं। और तीसरा क्या, स्टेम, पौधे का तना का लंबा हो जाता है। पौधे का तना जो होता है, मेज का तना जो होता है वो क्या होता है, लंबा हो जाता है। इसीलिए इसका 3 प्रकार से ग्रोथ होता है स्टेज। अब हम बात करते हैं डिस्क्राइब सीड एंड सोइंग ऑफ डायरेक्ट सीडिंग राइस इन ट्रांसप्लांटेड राइस विथ इन मेरिट एंड डीमेरिट। सीधे बोए जाने वाले एवं रोपाई वाले धान के बीज एवं बुआई का वर्णन कीजिए। इसके लाभ और हानि को भी बताइए। तो हम राइस के सीड की बात करते हैं। सीड क्या होता है, हम लोग किसी भी क्रॉप को लगाते हैं तो बिना सीड के हम लोग नहीं लगाते हैं। सीड कितने प्रकार के होते हैं, सीड 5 प्रकार के होते हैं। न्यूक्लियर सीड, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड, रजिस्टर सीड, ठीक है। न्यूक्लियर सीड, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड, रजिस्टर सीड और सर्टिफाइड सीड, 5 प्रकार के होते हैं। न्यूक्लियर सीड की कहाँ यूज किया जाता है, फाउंडेशन सीड कहाँ यूज किया जाता है, रजिस्टर सीड कहाँ यूज किया जाता है, ब्रीडर सीड कहाँ यूज किया जाता है। इसके बारे में आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहाँ पे आप लोगों को क्लासिफिकेशन ऑफ सीड एकदम अच्छे से मिल जाएगा। तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके सोइंग। हम लोगों को क्या करना है, डायरेक्ट सोइंग करना है। तो डायरेक्ट सोइंग करने के लिए हम लोगों को सीड रेट कितना आवश्यकता होती है, मतलब हम लोगों को कुछ नहीं करना है, सीधे हम लोगों को सीड ले जाना है और खेतों में बो देना है। तो डायरेक्ट सोइंग में अगर हम लोग बात करते हैं तो सीड रेट की बात करें तो कम से कम 60 से 80 kg हम लोगों को प्रति हेक्टेयर की दर से हम लोगों को डायरेक्ट सोइंग करना होता है। अगर वहीं हम लोग बात करते हैं ट्रांसप्लांटिंग की, तो ट्रांसप्लांटिंग में अगर मीडियम की बात करते हैं तो 35 से 40 kg प्रति हेक्टेयर लगता है। अगर हम देखें तो कुछ वैरायटी ऐसी होती हैं जिसमें कि 40 से 50 kg भी लग जाता है प्रति हेक्टेयर की दर से। एस आर आई मेथड की बात करें तो 7 से 8 kg लगता है। अपलैंड की बात करें तो 50 kg, लो लैंड की बात करें या फिर हाईली रीजन की बात करें तो 25 kg प्रति हेक्टेयर की सीड हम लोग फेंकते हैं, यानी कि सीड रेट। तो हम लोगों को सबसे अच्छा क्या होता है, डायरेक्ट सोइंग करना है। डायरेक्ट सोइंग करने में 60 से 80 kg प्रति हेक्टेयर की दर से हम लोग छिड़काव करते हैं। अब इसके एडवांटेज की बात करते हैं, यानी कि मेरिट की बात करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, चॉइस ऑफ प्लांट, मतलब पौधों का चयन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं एनर्जी सेविंग, मतलब एनर्जी को भी बचा सकते हैं मेरिट में, ठीक है, एडवांटेज जिसे बोला जाता है। और इसमें क्या करते हैं, पेस्ट मैनेजमेंट, मतलब कीट का प्रबंधन भी करते हैं, यानी कि पेस्ट का भी मैनेजमेंट कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं डिसएडवांटेज क्या होता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो सीड का लॉस होता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सीड बिखर जाता है। असमान विकास होता है, मतलब किसी भी कोई सीड का विकास जल्दी हो जाएगा, किसी का पीछे होगा, किसी का आगे होगा। कुछ बीमारियां भी लग जाती हैं। और उसमें क्या होता है, थिनिंग होता है। नेचुरल हैजार्ड, मतलब प्रकृति के खतरे भी आ जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं तिलहन एवं दलहनी फसलों में जस्ते एवं गंधक के महत्व को बतलाएंगे। एक्सप्लेन इम्पोर्टेंस ऑफ जिंक एंड सल्फर फॉर ऑयल सीड एंड पल्स क्रॉप। तो इसमें देखते हैं ऑयल सीड। सबसे पहले ऑयल सीड होता क्या है। ऑयल सीड हम लोग कहते हैं तिलहनी फसलें। क्या, तिलहनी फसलें।
तिलहनी फसलें में क्या क्या आ जाएंगी, जैसे कि ग्राउंड नट मूँगफली जिसे बोला जाता है, रेप सीड, मस्टर्ड, सोयाबीन, सनफ्लावर, ये सब किस में आ जाते हैं, सल्फर, जिससे हम लोग तेल निकालते हैं। क्या करते हैं, तेल, जैसे कि बादाम हो गया या फिर रेपसीड हो गया, सरसों हो गया और सोयाबीन हो गया या फिर सनफ्लावर हो गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्या है, पल्स क्रॉप में क्या क्या आती हैं, जैसे कि पल्स यानी कि दाल वाली फसलें, तूर दाल हो गया या फिर बंगाल ग्राम हो गया या फिर जिसे हम लोग चना दाल कहते हैं, ब्लैक ग्राम हो गया, रेड लेस्टिन हो गया, चिक पी हो गया या फिर सोयाबीन ईटीसी में आते हैं, बहुत से होते हैं। तो हम लोग बात करते हैं जिंक की डिफिशियंसी, क्या है, जिंक की कमी, ठीक है। तो हम लोग उसमें देखते हैं उसमें आवश्यकता क्या होती है, ठीक है, क्यों डाला जाता है। तो उसमें हम लोग देखे हैं पौधे जो होते हैं वो छोटे रह जाते हैं, जिंक की कमी से पौधे छोटे हो जाते हैं। मतलब हमको एक अच्छा प्लांट तैयार करना है तो हम लोगों को जिंक की मात्रा अच्छी प्रकार से देनी चाहिए। पत्तियां भी उसमें छोटी हो जाती है, इसलिए हम लोगों को जिंक की आवश्यकता पड़ती है। पत्तियां सिकुड़ने भी लगती हैं, इसलिए हम लोगों को जिंक की आवश्यकता हो जाती है। और जिंक न फेंका जाए तो पत्तियां, जो फूल होते हैं वो आने में देरी करते हैं और कम उपज देती हैं, इसलिए हम लोगों को जिंक की आवश्यकता होती है। अब उसके बाद हम लोग बात, अगर उसमें जिंक की कमी हो जाती है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो बुआई के समय हम लोग जो उसमें सीड सोइंग करते हैं तो मिट्टी में जिंक सल्फेट डालकर जिंक की कमी को पूरा किया जा सकता है। जब हम लोग सीड सोइंग करते हैं या फिर ऑयल सीड या फिर पल्स क्रॉप का, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जिंक सल्फेट को डालकर जिंक के साथ जिंक सल्फेट डालकर जिंक की कमी को पूरा कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जिंक सल्फेट और बुझे हुए चूने का घोल पत्तियों पर छिड़काव करने से भी जिंक की कमी ठीक हो जा सकती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सल्फ़र की। सल्फ़र का क्या रोल होता है, तो हम लोग देखें पत्तियां जो होती हैं जिंक की कमी से छोटी हो जाती हैं, मतलब हल्की हो जाती हैं, हल्के हरे रंग की हो जाते हैं, पीले रंग के हो जाते हैं या फिर पीले रंग के हो जाते हैं, देखे होंगे। उसके बाद गंभीर मामले में जैसे कि बहुत ज़्यादा डिफिशियंसी मतलब कमी हो जाती है सल्फ़र की, तो उसमें क्या होता है, उसका रंग जो होता है लाल या फिर बैगनी कलर का हो जाता है सल्फ़र की कमी की वजह से। तो हम लोग क्या करते हैं, पत्तियों पे प्रभाव देखने को मिलता है, इसलिए हम लोग को सल्फ़र का उपयोग करना चाहिए। उसके बाद प्लांट की साइज में भी देखने को मिलता है डिफिशियंसी, मतलब प्लांट की साइज़ की अगर हम लोग बात करते हैं तो छोटे और बौने दिखाई देने लगते हैं, इसकी वजह से सल्फ़र, इसलिए हम लोगों को अच्छा ग्रोथ चाहिए तो हम लोगों को सल्फ़र का उपयोग करना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं स्टेम की, यानी कि तने की। तने को भी प्रभावित करता है, फिर जब फ्लावरिंग स्टेज आता है उसमें भी हम लोगों को बाधा डालता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, सोयाबीन की खेती का वर्णन इसके पोषक मान, उन्नतशील प्रजाति, पोषक तत्व, जल प्रबंधन देते हुए कीजिए। मतलब डिस्क्राइब कल्टीवेशन ऑफ सोयाबीन गिविंग इट्स न्यूट्रिएंट वैल्यू, इम्प्रूव वैरायटी, न्यूट्रिएंट एंड वाटर मैनेजमेंट। तो हम लोग देखते हैं क्या, सोयाबीन की खेती। तो हम लोग देखते हैं सोयाबीन की खेती। तो सोयाबीन की सबसे हम लोग बात करते हैं, जब कल्टीवेशन ऑफ सोयाबीन हम लोग करते हैं सोयाबीन की, तो उसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहली चीज़ कि उसका नाम क्या होता है। तो हम लोग नाम से ही पता चल ही जाएगा, उसका नाम तो सोयाबीन ही होता है, लेकिन उसके हम क्या करते हैं वानस्पतिक नाम, यानी कि बॉटनिकल नेम या फिर साइंटिफिक नेम। तो ग्लाइसिन मैक्स उसका नाम होता है। उसकी फैमिली की बात करें तो लेग्यूमिनेसी होता है। तो उसकी उत्पत्ति स्थान देखेंगे तो पूर्वी एशिया या फिर चीन माना जाता है, ठीक है। उसके बाद हम उसमें C3 प्लांट यानी कि शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं इसको। और सोयाबीन में देखें 42% प्रोटीन या फिर 20% तेल भी पाया जाता है। सोयाबीन के दानों में हरापन देखें तो क्लोरोफिल के कारण होता है।
पीलापन एंथोयानिसिन वर्णन के कारण होता है। अब जलवायु की बात करते हैं तो ये गर्म जलवायु नम जलवायु की अच्छी तरह उभरता है, यानी कि न्यूनतम अगर तापमान की बात करें तो 10 सेल्सियस, अगर उसमें मिनिमम टेम्परेचर की बात देखें तो 26.5 या सेल्सियस या फिर 30 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। अगर मिट्टी देखें तो इसमें 6 से मिट्टी की जो पीएच वैल्यू होती है 6.0 से लेके 7.5 तक होती है पीएच। इसमें दोमट मिट्टी चाहिए, सोयाबीन की सबसे उपयुक्त मानी जाती है। क्षारीय और लवणी मिट्टी उपयोग होती है। अगर इसकी हम लोग बात करते हैं बीज दर, यानी कि बुआई के लिए बीज दर कितना होना चाहिए, स्पेसिंग कितना होना चाहिए, पौधे की संख्या, बुआई की गहराई, तो हम लोग बात करते हैं सामान्य। अगर हम लोग बीज दर देखते हैं सोयाबीन की तो 70 से 80 केजी। अगर हम लोग देर से रोपण करते हैं तो 100 से 120 केजी लगता है। खरीफ में करते हैं तो 70 से 80 केजी लगता है। बसंत ऋतु में करते हैं तो 100 केजी लगता है। इसके स्पेसिंग की अगर हम लोग बात करें तो सभी के लिए 30 × 10 सेंटीमीटर लगता है। अगर हम लोग पौधे की संख्या की बात करें तो 1 हेक्टेयर में तो 3 से 4 लाख पौधे लगते हैं प्रति हेक्टेयर में। अगर वहीं हम लोग बुआई की बात करें, बुआई की गहराई जो होती है उसकी डीप देखा जाए तो उसमें क्या होता है 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई होती है। अगर हम लोग बुआई का समय देखते हैं तो जून के तीसरे सप्ताह या फिर जुलाई के पहले वीक में लगाया जाता है। खरीफ में अगर हम लोग बात करें तो जून जुलाई में लगाया जाता है। वहीं अगर बसंत में बात करें तो फरवरी मार्च में। अगर हम लोग देखते हैं सिंचाई कब किया जाता है, क्या किया जाता है सिंचाई, तो मतलब पहला इसको 4 स्टेज में सिंचाई किया जाता है। अंकुरण के समय, पुष्प जब फ्लावरिंग होती है, या फिर फली जब मतलब उसमें दाना लगने लगते हैं और दानों का विकास होता है, तब 4 स्टेज में इसमें पानी दिया जाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसमें रोग की बात करते हैं। इसमें कौन कौन से रोग इसमें लगते हैं, चारकोल सड़न हो गया, फिर कापर रॉट हो गया, या फिर पीला मोजैक हो गया। प्रमुख कीट की अगर हम लोग बात करते हैं तो गार्डन बीटल हो गया, तना मक्खी हो गया, तंबाकू कटर पिलर। अगर इसके हम लोग कटाई की बात करते हैं तो सोयाबीन की फसल के लिए तैयार होने के लिए 90 से 140 दिन का समय लगता है, ठीक है। और उपज की बात मतलब इसके ईल्ड की बात करते हैं तो कटाई के समय बीजों में नमी अगर हम लोग बात करते हैं तो 15 से 20 सेमी होनी चाहिए, और प्रति हेक्टेयर 30 से 35 क्विंटल प्राप्त होती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं मूंगफली में अफ्लाटक्सिन और माइकोटैक्सिन क्या है। मूंगफली में विभिन्न प्रकार के उपलब्ध प्रजाति बीज की बुआई का वर्णन कीजिए। आगे हमने बताया ही था। मूंगफली का अगर हम लोग बात करते हैं तो मूंगफली का एराचिस हाइपोगिया इसका साइंटिफिक नेम होता है, कॉमन नेम मूंगफली। अगर इसके वैरायटी फैमिली की बात करें तो लेग्यूमिनेसी होती है। उत्पत्ति स्थान देखें तो दक्षिण अमेरिका होती है। गुणसूत्र संख्या 2n40 या फिर n20 भी होती है। C3 यानी कि छोटे दिन वाले प्लांट होते हैं। तो अगर इस तरह हम कल्टीवेशन आपको बताते रहें तो बहुत लंबा चला जाएगा, तो एक बार देख लीजिएगा। जलवायु की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें गर्म जलवायु की आवश्यकता हो, यानी कि 25 से लेके 30 सेल्सियस की आवश्यकता होती है। अगर हम लोग मिट्टी की बात करें तो इसमें चिकनी मिट्टी या फिर भारी मिट्टी की आवश्यकता होती है। बुआई अगर गहराई देखते हैं तो हल के पीछे अगर हम लोग बोते हैं तो 5 सेंटीमीटर। और ड्रिलिंग सीड ड्रिलिंग प्लांटर से इसका किया जाता है। बुआई की विधियां देखें तो हल के पीछे हम लोग करते हैं। डिबलर विधि, सीड ड्रिल प्लांटर। इसमें खाद की देखें, खाद की क्या आवश्यकता होती है, NPK तो N7 से 8%। पी की बात करें तो 1 से 5% और पोटास 1.5%। उसके बाद हम लगते हैं बीज उपचार। व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ सीड ट्रीटमेंट, एक्सप्लेन सीड ट्रीटमेंट मेथड इन सीरियल्स एंड पल्स। तो हम लोग बात करते हैं सीरियल्स यानी सीरियल्स और पल्सेस की, अनाज और पल्स, दलहनी फसलें।
तो इसमें हम लोग सीड ट्रीटमेंट क्या होता है, सीड ट्रीटमेंट की सबसे अच्छा है कि हम लोग उसमें कलर देखते हैं, उसका साइज़ देखते हैं, कलर देखेंगे, साइज़ देखेंगे, टैग देखेंगे, या फिर हम कोई भी सीड खरीद के लाते हैं तो उसकी क्वालिटी देखते हैं, कितने हेक्टेयर में हाइब्रिड है कि क्या है, उसके बारे में हम लोग अच्छे से देखते हैं, जिसे हम लोग करते हैं। यही मेथड क्या क्या होते हैं ये सब आप लोगों को आगे मिल जाएगा। वीडियो बहुत लंबा होता चला जा रहा है, ठीक है। अब सेक्शन सी की हम लोग बात करते हैं। तो सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन होते हैं, जो कि दो क्वेश्चन हम लोगों को करना होता है। 10 नंबर का क्वेश्चन होता है, 500 शब्दों में लिखना होता है। अब हम लोग बात करते हैं धान की खेती। क्या है धान की खेती? और इसके जलवायु की हम लोग बात करते हैं तो गर्म और एवं आर्द्र जलवायु होती है, ठीक है। मैक्सिमम अगर हम लोग बात करते हैं तो 36 से 38, ऑप्टिमम 30 से 32, मिनिमम में 10 से 12, ठीक है। इसमें मिट्टी की बात करते हैं तो दोमट चिकनी मिट्टी चाहिए। अगर हम लोग बुआई की बात करते हैं तो खरीफ में भी होता है, सर्दी में भी होता है, वसंत में भी होता है। अगर हम लोग सीड रेट की बात करते हैं तो हम लोगों को SRI मेथड के द्वारा हम लोगों को क्या करना है, कल्टीवेशन करना है। तो इसमें हम लोग SRI प्राणी जो होती है 5 से 6 kg हम लोगों को देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? बीज दर, यानी कि कम से कम लगता है इसमें। SRI प्रणाली में 5 से 6 kg प्रति हेक्टेयर हम लोगों को सीड देना होता है। SRI मेथड चावल एक ऐसी तकनीक जो है कि सर्वप्रथम इसका प्रयोग 1983 से किया जा रहा है। क्या हो रहा है? 1983 से किया जा रहा है। और इस विधि में हम लोग देखते हैं इसका 7 से 10 टन प्रति हेक्टेयर उत्पादन लिया जाता है। 5 से 6 kg सीड रेट से और 7 से 10 टन प्रति हेक्टेयर उत्पादन हम लोग लेते हैं। और देख लीजिएगा हम लोग कल्टीवेशन। और भारत में दलहन की उत्पादकता के क्या कारण हैं? मूंग उर्द अधिक उपज देने वाले प्रजातियों के पोषक एवं खरपतवार प्रबंधन के साथ हम लोग देखते हैं मूंग के वैरायटी क्या है, उसके उपज देने पोषक तत्व, खरपतवार NPK, खरपतवार वीड मैनेजमेंट, वीड को फिजिकल केमिकल, वीड क्या होता है, खरपतवार क्या होता है, उसके बारे में हम लोग वीड वे अवांछनीय पौधे जो किसी स्थान पर बिना बोए उग जाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ वीड हम लोग के यूट्यूब चैनल पे आप लोग जाइए, वहाँ से आप लोग को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, ज्वार की दाना एवं चारा हेतु उन्नतशील प्रजातियों को सूचीबद्ध कीजिए, उनके बीज दर, बोने का समय, पोषक तत्व, जल प्रबंधन को दीजिए। ज्वार के दाने की हम लोग बात करते हैं तो उसमें बीज दर हम लोगों को कितना देना पड़ता है, बोने का समय क्या है, पोषक तत्व प्रबंधन को भी दीजिए। ये सब आप लोग एक शायरी बनाइएगा और उसी से लिख दीजिएगा। उसके बाद हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 मिनट। हाँ, हम लोगों का ये लास्ट क्वेश्चन होता है, निम्नलिखित को संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए। राइट शॉर्ट नोट्स ऑफ फॉलोइंग। अब क्या है? जीरा एवं बाल निकालना, टेस्लिंग एंड स्किल, ये होता क्या है? तो हम लोग बात करते हैं तो ये किस में किया जाता है? टेस्लिंग मक्का में। किसमें? मक्का में। मक्का के पौधों की वृद्धि के चरण है। क्या है? वृद्धि के चरण है। टेस्लिंग जब होता है जब पौधे, यानी कि हम लोग देखेंगे मक्के में जो पहला शीर्ष निकलता है जिसे हम लोग टेसर कहते हैं, जब वो दिखाई देने लगता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? टेस्लिंग कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं सिल्किंग क्या होता है। सिल्किंग अगर हम लोग बात करते हैं, सिल्किंग बालियाँ जो होती हैं, जो टेसर निकलते हैं या फिर उसमें जिसे हम लोग बाली कहते हैं, तो उसमें क्या रेशा निकलता है, रेशम निकलता है, मतलब एक चमकीला, जैसे हम लोग देखने को मिले चमकदार दिखता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सिल्किंग कहते हैं। उसके बाद क्या है? उसके बाद है देसी एंड अमेरिकन कॉटन। देसी कॉटन की हम लोग बात करते हैं तो इसका नाम गॉसिपियम स्पीसीज इसका कॉमन नेम होता है।
फैमिली कर रहे हैं तो मालवेसी होता है। देसी कपास की अगर हम लोग बात करते हैं, क्रोमोसोम नंबर जो होता है 26 होता है, और अमेरिकन जो कपास होते हैं यानी कि कॉटन होते हैं उनकी 52 होते हैं। तो हम लोग देखते हैं जलवायु की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें अंकुरण के समय जो जलवायु होते हैं वो 16 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है, और यह 43 डिग्री तापमान तक सहन कर सकते हैं। क्या करते हैं? 43 तापमान सहन कर सकते हैं। अगर हम लोग मिट्टी की बात करें तो काली मिट्टी इसके लिए उपयुक्त माना जाता है। उसके बाद हम लोग देसी जो कपास होता है उसको अगर बीज सीड रेट जिसे बोला जाता है, तो हम लोग सीड रेट की आवश्यकता कितनी होती है? 10 से 15 kg प्रति हेक्टेयर। अगर स्पेसिंग की वही हम लोग बात करते हैं तो 60 से 15 सेंटीमीटर। अगर उसी अमेरिकन कपास की अगर हम लोग बात करते हैं तो 18 से 20 किग्रा प्रति हेक्टेयर, और स्पेसिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो 60 से 30 सेंटीमीटर। उसके बाद हम लोग देखते हैं रेटिंग क्या होता है। रेटिंग किस में किया जाता है? जूट में। रेटिंग जूट में किया जाता है। जूट के तने को कुछ दिनों के लिए या फिर कुछ दिनों तक पानी में भिगोया जाता है ताकि तने से रेशे अलग हो जाएं। क्या हो जाए? रेसी जो रेटिंग होती है ये किस में किया जाता है? जूट में। जूट के तने को कुछ दिन के लिए पानी में हम लोग क्या करते हैं? भिगो दिया जाता है ताकि उसमें से जो रेशे होते हैं वो अलग हो जाएं। उसके बाद क्या है? जिनिंग परसेंटेज। तो ये क्या होता है? जिनिंग परसेंटेज बीज कपास से प्राप्त लिंट यानी कि फाइबर का प्रतिशत है। इसे जिनिंग आउट टर्न या जिनिंग क्षमता के रूप में जाना जाता है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हम लोग का 5वां वाला है सुनहरा चावल यानी कि गोल्डन राइस। अगर गोल्डन राइस की हम लोग बात करते हैं तो इसका साइंटिफिक नेम होता है ओराइजा सटाइवा, और इसमें देखते हैं प्रोटीन ए जो होता है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके वैज्ञानिक की हम लोग बात करते हैं तो जैव प्रौद्योगिकी हैं। फादर ऑफ गोल्डन राइस की बात करें तो जैव प्रौद्योगिकी हैं, और 1 kg अगर इसके हम लोग खरीदने जाते हैं तो 12 से 15 हज़ार रुपये प्रति किलो की हम लोग खरीदते हैं। क्या? गोल्डन राइस। तो हम लोग का दोस्तों पूरा वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, और अब हम लोग यहीं पे रहने देते हैं। और आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ से आप लोगों को PDF मिल जाएगा और वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और हम बताना चाहते हैं कि आपको हर सेमेस्टर के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं 22, 23, 24 हमारे चैनल पे आप लोगों को मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। बने रहें हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस।